दोस्तों, महाकुंभ हादसे में सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई या हजारों लोगों की मौत हुई? महाकुंभ हादसे को तकरीबन 5 दिन हो गए, लेकिन अब तक सरकारी आंकड़ा किसी के पास नहीं है। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे को लेकर अब सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठ रही है। संसद में भी अखिलेश यादव आज खूब गरजे और बोलते बोलते इस्तीफा तक के पे पहुंच गए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ रही है। आपने वो वीडियोस तो देखा होगा जहां साधु संत जो है वो अखिलेश यादव का इस्तीफा मांग रहे हैं। कहा जा रहा था कि 100 करोड़ लोग जो है वो इस महाकुंभ में पहुंचेंगे, मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ? महज कहा जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ लोग पहुंचे और उसमें भी व्यवस्था चरमरा के रह गई। कारण वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी के लिए अलग घाट, आम जन के लिए अलग घाट। ये तमाम चीजें रोती बिलखती माओ की तस्वीर भी सब लोग देखे, सब जग जाहिर है। आज अखिलेश यादव संसद में क्या कह रहे हैं, जरा अखिलेश यादव को सुनिए। बोलते बोलते अखिलेश यादव इस्तीफा तक पहुंचा है। देखिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग, अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं, कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है? मैं जानना चाहूंगा, सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं दिल्ली का चुनाव है, आप पेंशन की बात करेंगे, लेकिन कभी आपने क्यूटो का नाम सुना है? आपने वेनिस का नाम सुना है? मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जिसको क्यूटो बनाने के लिए सपना देखा गया था,
10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पर मेट्रो की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, जितनी भी मेट्रो आज यूपी में चल रही हैं, सब की सब समाजवादियों की देन है, एक भी आपकी देन नहीं है। और इस समय पर मैं याद करना चाहता हूं, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उनसे मिलने गया था, मैं बहुत सारे उनके काम उत्तर प्रदेश के लेकर के गया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें इसी बात से याद कर रहे हैं, जो जो मैंने काम उस समय दिए थे, एक एक काम उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मेरा पूरा कर करके, और उसका परिणाम ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही है, चाहे वो लखनऊ की हो, कानपुर की हो, आगरा की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा को जोड़ रही हो, दिल्ली को जोड़ रही हो। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्घाटन हुआ था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो का, उस समय देश के प्रधानमंत्री एक विदेश के बहुत बड़े उनके साथ बैठ करके गए थे उद्घाटन करने। वो अगर किसी ने काम किया था पूरा, तो नोएडा अथॉरिटी और समाजवादी सरकार ने, उसमें आपकी देन कोई नहीं की। ये बात मैं मेट्रो की इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं, वो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, जमीन खोने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है कि जमीन चीन ने कब्जा की है। और ये बात अगर हम लोग कह रहे हैं, तो जो अखबारों में खबरें निकलती हैं, टीवी पे कभी कभी खबरें आती हैं, अध्यक्ष महोदय सरकार को कहिए कि ऐसे चैनल, ऐसे अखबारों पे एफआईआर लिखा करके उन्हें जेल भेज दो, क्योंकि कुंभ की जो खबर चलाना चाहते थे, कुंभ की जो खबर देना चाहते थे, उन कुछ साथियों पे आपने एफआईआर लिखा दी है। अगर कुंभ पर सच्ची खबर दिखाने वालों पे आप एफआईआर लिखा सकते हैं, तो फिर चीन की खबर, जो खबर चला रहे हैं, उस पर भी आपको एफआईआर लिखनी चाहिए। ये अध्यक्ष महोदय, हम तो, मुझे कभी कभी ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी जितना अपने लोगों को ध्यान दे करके समझाते हैं, इतना ये समझते ही नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय, वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। आप भी जानकारी रखा करो। अगर आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लें कि देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, न केवल उसके नागरिकों को एक बेहतर जीवन, देश की नई पहचान देता है, बल्कि देश को एक नया आत्मविश्वास भी देता है। अरे अगर ये बात सच है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं वो बात कहना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव से पहले एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया था, और जिसकी तैयारी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी गए थे। कितनी सजावट हुई थी, कितनी तैयारी हुई थी। जो हमारे बुंदेलखंड के साथी, माननीय सदस्य चलते होंगे बुंदेलखंड के एक्सप्रेस वे पर, वो जानते होंगे। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, पानी बरस गया, बुंदेलखंड बह गया, एक्सप्रेस वे बह गया। और सोचिए अध्यक्ष महोदय, कब उद्घाटन किया था आपने? 22 में, और आज भी मेंटेनेंस चल रहा है उसमें। 22 के बाद से आज तक भी मेंटेनेंस चल रहा है। और कहीं अगर आपने जो गाड़ियां बाजार में ला दी हैं, जो बाजार में आजकल अध्यक्ष महोदय जो गाड़ियां आ गई हैं, अगर वो कहीं अपनी रफ्तार से चलेंगी, तो या तो पेट दर्द होगा या कमर का दर्द होगा, दोनों में से एक के लिए तो इलाज जाना ही पड़ेगा। और वो कितने हजार करोड़ का बना? 14,000 करोड़ का। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यूपी में 91 किलोमीटर। जो हमारे रोड की जानकारी रखते होंगे, एनएचआई की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे कि गोरखपुर लिंक जो 2022 में शुरू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। वो 91 किलोमीटर का 7,283 करोड़ का बन रहा है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कभी समाजवादी सरकार ने उसको डिजाइन किया, उसको सब कुछ आगे बढ़ाया, वो 340 किलोमीटर का 22,000 करोड़ के लगभग का बना है। लेकिन जहां तक मैं बना करके छोड़ गया, वहां से आगे नहीं बढ़ा। और अगर वो बढ़ गया होता
तो बिहार और बंगाल के लोगों के लिए बहुत रास्ता आसान हो जाता। राष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं भी सहमत हूं उससे। मैं उनकी सब लाइनें पढ़ना चाहता हूं। जो राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है, हिंदुस्तान। और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित हिंदुस्तान। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श हैं और सरदार पटेल जैसी मां भारती की संतान द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुए एकता के इस समर्थ विकसित हिंदुस्तान के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं और हिंदुस्तान के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ, समृद्ध, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान देखेगी। मैं इतनी ही बात कहते हुआ, क्योंकि 10 बजट आपने पेश किए हैं, वो आप समझ गए होंगे, आप समझ गए बात को जो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कह रहा हूं वो बात वहां तक पहुंच गई है। उनके चेहरे बता रहे हैं कि बात वो पहुंच गई है। और मैं अपने अंत में बस यही कहूंगा, क्योंकि 10 बजट के बाद ये अभिभाषण सुन रहे हैं हम लोग, 11वां बजट आ गया है। बजट हो ऐसा जिसमें सबके लिए उम्मीदें हों, समृद्धि की दिवाली और खुशियों की ईद हो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने सुनने का काम किया। बहुत धन्यवाद।